हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीडीपी क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम धीरे से क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर एक मिनट रुकिए, पूरा क्वेश्चन आ जाए तभी बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों इनमें से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांत के बारे में बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यापारों का अनुबंधन है। अच्छा, डी ऑप्शन यहीं पर ही आ गया, इसलिए परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, यहाँ आने की वजह यहाँ पे टाइप हो गया। कह रहा है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। बिल्कुल, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीटेट में अगर इस टाइप के ऑप्शन आते हैं, जैसे कि स्मरण आ गया, यंत्रवत याद करना आ गया, परिभाषाएं व्याख्यान आ गया, केवल सिर्फ आ गया, ही आ गया, ये सब क्या होते हैं, ऑप्शन नेगेटिव होते हैं। आप तुरंत काट दीजिए, जिससे कि आपका आंसर जल्दी आपको मिल जाए। ठीक है। तो कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में इनमें से कौन सा ठीक है। कह रहा है कि अधिगम पुनरुत्पादन स्मरण की प्रक्रिया, देखो स्मरण आ गया यहाँ पर, है ना। कह रहा है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, ये देखो ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शन तो आपके ऐसे कट गए। कह रहा है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यापारों का अनुबंधन है, भैया व्यापारों का अनुबंधन नहीं है, ये भी कट गया आपका। ठीक है। कह रहा है अधिगम सक्रिय विनियोजन, बिल्कुल अधिगम जो है सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना है, मतलब ज्ञान की खुद रचना करता है। संरचनावादी सिद्धांत में जो लोग आते हैं, यानी कि वाइगोस्की और प्यादे साहब आते हैं, वो कहते हैं बच्चा जो है सक्रिय होकर सीखता है, यानी कि अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है वो, है ना। तो ये कौन कहता है आपका, प्यादे साहब और वाइगोस्की साहब कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विद्यार्थियों को एक स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। कह रहा है यदि आप विद्यार्थियों को उदाहरण दे रहे हैं, स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण, ठीक है, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, ये देखो ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे टाइप गलत हो गया है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ये विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक और प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, आपको आंसर देखो तुरंत मिल गया होगा। मुझे बताना नहीं पड़ेगा और आपको आंसर खुद मिल गया होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से प्रैक्टिस चल रही है और आप लोगों का माइंड जो है इस तरीके से सेट हो गया होगा कि अब कौन सा ऑप्शन काटना है और कौन सा हमें बचा कर रखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये विद्यार्थियों के दिमाग को भ्रांति उत्पन्न करता है। देखो, भ्रांति उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, भ्रांति का मतलब बेटा होता है कन्फ्यूज़। ठीक है, कह रहा है ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, भैया अभाव पैदा नहीं करता, ये अवधारणात्मक समझ के बजाय, ये तो यहाँ तक तो ठीक था, फिर उन्होंने ये बोल दिया कि की बजाय कार्यविधिक, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन आपका होगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आपका कि बच्चों को अधिकतम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने में क्या प्रभाव पड़ता है। क्या यदि आप बच्चों को अधिकतम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए, मतलब गतिविधियों में उन्हें शामिल करने के लिए लगातार आप पुरस्कार या दंड देने का वो कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाती है, कह रहा आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय यहाँ पे ये नहीं होगा, निपुणता होगा यहाँ पे। ठीक है,
निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि या तथा जिज्ञासा कम होगी। तो देखो कह रहा है कि यदि आप बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना चाह रहे हैं तो आप अगर पुरस्कार और दंड दे रहे हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ेगा ये बताना है हमें। बाहरी प्रेरणा कम नहीं होगी, आंतरिक प्रेरणा भी बढ़ती है, आंतरिक प्रेरणा तो बढ़ेगी ही नहीं, वैसे भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसे पुरस्कार और दंड दिया जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। कह रहा है ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की बजाय निपुणता, भैया पुरस्कार और दंड देने से निपुणता हासिल थोड़ी ना होगी। कह रहा है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि, बिल्कुल जो उसकी स्वाभाविक अभिरुचि है तथा जिज्ञासा वो कम हो जाएगी। जब तक बच्चा खुद से अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक वो कुछ ही ना ही किसी चीज़ में भागीदारी ले सकता है, ना ही वो कुछ सीख सकता है, और आप पुरस्कार और दंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो कूट वाले क्वेश्चन है ये, और अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, जो भी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक अधिगम का मतलब समझते हो ना, जिसका अर्थ हो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, कह रहा है कौन सा बढ़ावा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। कह रहा है शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। देखो शारीरिक दंड मैंने मना करा था, यानी कि एक काट दो। जब एक काटा देखो एक इसमें है, इसमें है, इसमें है, दो ऑप्शन कट गए। फिर कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सहयोगात्मक अधिगम तो ठीक है आपका। कह रहा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। निरंतर तुलनात्मक तुलना करना मना है, मैंने बताया था ना, कलाकार प्रतियोगिता नहीं चलेगी, ना ही तुलना दो बच्चों में तुलना करी जाएगी। ठीक है, सब बच्चे अपने आप में क्या होते हैं 100% होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देखो किस में है। देखो ऑप्शन आपको अपने आप से ही मिल गया, बी और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 कहता है कि शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। कह रहा है जो शिक्षक है बच्चों की जटिल जो अवधारणाएं हैं उनको कैसे सहज कर सकते हैं। कह रहे हैं एक व्याख्यान देकर, देखो मैंने पहले भी बताया था, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था। देखो मैंने बताया था कलाकार प्रतियोगिता नहीं चलेगी, बार बार यांत्रिक अभ्यास मतलब बार बार करवाना है ना, अन्वेषण एवं परिवर्तन के तरह अवसर उपलब्ध कराना। मैंने कहा था जब भी बच्चों को अवसर दिया जाएगा वो ऑप्शन ठीक होगा। आप लोगों को आंसर तुरंत मिल गया होगा बिना बताए। देखो व्याख्यान नहीं चलेगा, प्रतियोगिता नहीं चलेगी। जब प्रतियोगिता दो बच्चों में करवाओगे तो कलाकार प्रतियोगिता क्या है, उसमें रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। यांत्रिक बार बार उसे रट्टा बढ़वाना, यांत्रिक मतलब मशीन की तरह कार्य करवाना, डटे रहना कति पागलों की तरह, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है बच्चों के लिए। अन्वेषण एवं परिवर्तन के लिए बच्चों को अवसर देंगे। जब बच्चों को अवसर देंगे ना, बच्चा खुद से सीखेगा, है ना। ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका, कहता है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करना बनाने के लिए समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। कह रहे यदि प्राथमिक विद्यालय की एक अध्यापिका है जो बच्चों को एक, तो ऑप्शन है आपके, कह रहा है कि प्रत्येक छोटे कार्यों के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, मैंने भी मना करा था आप लोगों को, देखो है ना, फिर वही आ गया। कह रहा है केवल, देखो आ गया, केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व, अगर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित, देखो आ गया। बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे कि बच्चे खुद अनुमान लगा सकें तथा उस पर आधारित विचार मंथन करें। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है जो बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। देखो प्रत्येक छोटे कार्यों के लिए, हर छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, यानी कि अगर मैं 1 गिलास पानी भी मंगा रही हूँ तो उसे 10 का नोट दे रहा हूँ, तो अब वो क्या होगा, अगली बार जब मैं पानी मंगाऊंगा तो वो मुझसे क्या कहेगा कि पहले मुझे 10 रुपये लाओ, ये तो कहेगा। तो हर बात पे पुरस्कार नहीं देना है। कह रहा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल एवं महत्व देकर, मैंने कहा था सीटेट में केवल शब्द आ जाए ऑप्शन काट दो आप। कह रहे गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, बच्चों के गलत उत्तर को अस्वीकार नहीं करना है, ना ही उन्हें दंडित करना है। ठीक है, ये भी मैं बता चुका था। देखो कितने आसान हो गया है अब, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्या हो रहा है, बूस्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, पहले आपको दिक्कत होती हुई, लेकिन अब क्या है, ऑप्शन सेट हो गए होंगे कि अब कौन सा ऑप्शन काटना है कौन सा नहीं काटना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है,
कह रहा है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। कह रहा है सबसे ज़्यादा शारीरिक वृद्धि और तो ऑप्शन है कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था या किशोरावस्था एवं वयस्कता। देखो कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है। देखो मैंने बताया था कि शैशवावस्था में आपका सबसे तेज़ शारीरिक विकास होता है। इसमें मस्तिष्क का वजन 90% तक बढ़ जाता है, ठीक है। और शैशवावस्था के अंत तक आते आते ये 90% 1400 ग्राम हो जाता 1350 ग्राम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो विकास होता है तेज़ शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और बुद्धि का विकास तीसरी अवस्था में हो जाता है। दूसरी अवस्था में मानसिक विकास सबसे तेज़ होता है, यानी कि बाल्यावस्था में सबसे तेज़ मानसिक विकास होता है और किशोरावस्था में बुद्धि का विकास सबसे तेज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आपका, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कैसा है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है। कह रहा है विकास परिवर्तय होता है, बिल्कुल। कह रहे विकास आनुवंशिकता एवं परिवार दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल। मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। कह रहा है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। मिल गया होगा आप लोगों को आंसर। देखो विकास जीवन पर्यंत चलता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल जीवन पर्यंत ही चलता है ना, जिसे हम निरंतरता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। विकास परिवर्तय होता है, बिल्कुल। विकास क्या होता है, कभी तेज़ होता है कभी धीमा होता है ना। ऐसे तो होता है ना, स्टार्टिंग में तेज़ होता है फिर धीमा फिर तेज़ हो जाता है। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, विकास आनुवंशिक और परिवार दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। देखो विकास सार्वभौमिक होता है, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि विकास सब जगह होता है, सार्वभौमिक ही होता है ना। लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, ये गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्राथमिक कारण क्या होता है। कह रहे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है। कह रहे लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकी संकेत पद्धति कोड, कह रहे जनजातीय विशेषताएं, पर्यावरणीय अभाव या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की भी जटिल पारस्परिक क्रियाएं। देखो जब भी आपको ऑप्शन ऐसा मिले ना जिसमें पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों हो ना, तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लगता है। कह रहा है कि लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त प्राथमिक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बताना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बेटा सिर्फ एक ही है, आनुवंशिक और पर्यावरण का भी जटिल पारस्परिक क्रियाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये आया था ना तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण की एजेंसी का उदाहरण है। देखो प्राथमिक क्या होता है, द्वितीय क्या होता है। अगर प्राथमिक की बात करेगा तो परिवार आ जाएगा, है ना, और द्वितीय की बात करेगा तो पास पड़ोस आ जाएंगे, या विद्यालय ले लो। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, एक दूसरे में ऑप्शन चिपके भी होते हैं तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो प्राथमिक को परिवार ले लेते हैं और द्वितीय को विद्यालय ले लेते हैं। अब हमें द्वितीय बताना है, ठीक है, यानी कि परिवार वाला शब्द नहीं लेंगे, क्यों जी, जिसमें परिवार होगा वो तो प्राथमिक है ना, देखो, है ना। मैंने बताया द्वितीय कौन सा होता है, द्वितीय होता है हमारा विद्यालय। अब विद्यालय किस किस में है, देखो विद्यालय इसमें है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था बोलेगा तो परिवार आ जाएगा, ठीक है, और द्वितीय सामाजिकरण की संस्था बोलेगा तो विद्यालय आ जाएगा, ठीक है। तो अब इतना याद रखना, उसी हिसाब से ऑप्शन काटना है। तो आज इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी हमारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।